क्या हर इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है या कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की काफ़ी कम होती है? देखिए मैनिफेस्ट तो हर इंसान कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन से डायरेक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले कौन से डायरेक्शंस के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए वास्तु में जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, वैसे तो सारी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो क्या रेंटल हाउस में क्या ये वास्तु रेमेडीज पॉसिबल हैं? घर के साथ तो आपकी एनर्जी 21 दिन में अलाइन हो जाती है। आप अगर किसी होटल के रूम में भी 1 महीना 40 दिन रह जाते हैं, तो वहाँ की वास्तु से भी आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत सारे लोग फेस करते हैं। वो चाहे छोटे बच्चे हों, टीनेजर्स हों या फिर बड़े बुजुर्ग हों या फिर जो मिडिल एज के लोग हों। वास्तु से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा कोई डेली रिचुअल है जो कि हम करें जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके रिलेशनशिप्स ठीक रहे, जो मनी इनफ्लो है वो भी अच्छा खासा बना रहे? कुछ ऐसे अगर आप टिप्स देना चाहें। सुबह उठिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपके अंदर तो मान लीजिए हार्मनी वाली वो आ हाँ रही जी। है, फीलिंग आ रही है, बट जो आपका पार्टनर है उसके अंदर नहीं आ रही है वो, तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको भी कुछ करने का? जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, जब वो $1,000,000 अट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या वो सामने वाले के मन में एक आपके प्रति प्रेम और इज्जत अट्रैक्ट नहीं कर सकता? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द ह्यूमन क्वेश्चन शो। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे हम देख नहीं सकते, पर जो हर डिसीजन, हर स्ट्रगल और हर सक्सेस को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करती है, एंड दैट इज एनर्जी। कभी ऐसा हुआ है सब कुछ सही कर रहे हो, मेहनत भी पूरी है, इंटेंशन भी क्लियर है, फिर भी चीजें अटकी हुई लगती है, और कभी बिना ज्यादा कोशिश के काम भी बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यूनिवर्स वाकई सुन रहा होता है? आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल एनर्जीज, ग्रहों का प्रभाव और वास्तु के उन पहलुओं पर जो हमारी करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को इंपैक्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से। और इस जर्नी में हमारे साथ है नीतू जी, नीतू वर्मा जी, एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ रेमेडीज और इनसाइट्स शेयर करेंगी जो आप अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, बैलेंस और थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं, ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नीतू जी। हेलो मयंक जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीतू जी, गॉड्स ग्रेस। आप कैसे हैं? थैंक यू मयंक जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट शो। मोस्ट वेलकम नीतू जी। तो आज आपका भी मन कर गया मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने का। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन तो एक इतनी अच्छी चीज़ है, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, इतनी बुक्स लिखी जा चुकी है उसके बारे में, और आज एक अच्छा चांस मिला है कि आपके साथ उसके बारे में बात की जाए और हमारे ऑडियंस को भी उसका बेनिफिट दिया जाए। जी बिल्कुल। तो आपने बुक्स पढ़ी हैं मैनिफेस्टेशन पे? जी नीतू जी, कुछ-कुछ बुक्स पढ़ी हैं। द सीक्रेट है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, इस तरह की 1-2 बुक्स और भी पढ़ी है मैंने। तो गीता भी उसी में से एक है। आज के टाइम पे मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्सल एनर्जीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो क्या आप बताना चाहेंगी ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है और कैसे काम करता है? अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो मैनिफेस्टेशन क्या है? सिंपल शब्दों में मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसी डिज़ायर है जो हम चाह रहे हैं और बस वो कंप्लीट हो जाना, जो हमने माँगा वो हमें मिल गया, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और ये कनेक्टेड होता है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कि कोई तो पावर है जो आपकी बात सुन रही है, कोई तो अंतरिक्ष में या कहीं किसी जगह ऐसा बैठा है जो आपकी बात को सुन रहा है। आपको बस उससे डिमांड करनी है और कुछ टेक्निक्स करनी है और आपकी विश पूरी हो जाती है। तो ये जानना चाहेंगे इसके, क्या हर इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है या कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की काफ़ी कम होती है? देखिए मैनिफेस्ट तो हर इंसान कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है या नहीं है। एनर्जी में आप विश्वास करते ही हैं। एनर्जी 2 प्रकार की है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझेंगे कि जब बच्चों का एडमिशन होता है स्कूल में, तो हमें नहीं पता होता कि उनको कौन से सेक्शन में ले लिया जाएगा। रैंडम उनको किसी भी सेक्शन में टीचर बिठा देता है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, जैसी उनकी एनर्जी होती है, उसी एनर्जी के बच्चों के साथ वो कनेक्ट होते हैं। शैतान बच्चे शैतान बच्चों को दोस्त बनाते हैं, इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंट दोस्त बनते हैं और जो थोड़े से कम जानकार होते हैं वो पीछे बैक बेंचर्स बन जाते हैं। तो अपनी तरह की चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं। तो ये वो एनर्जी है जो कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है। बस हमारे अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊँगी जिससे मैनिफेस्टेशन सबके लिए ईज़ी हो जाएगा। जी बिल्कुल नीतू जी, टेक्निक्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट बहुत कम लोगों को मिलता है और लोग सोचते हैं कि भई मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा उसका या रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उनको नहीं समझ आता कि क्या करें?
उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ वो करें जिससे कि उनको भी अपनी मेहनत का फल मिलने लगे। देखिए, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम आप करते हैं, जैसे आप बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स को ले लीजिए या किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो लोग चलाते हैं उनको ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम किसी भी दिन जाके और खेलने लगे और जीत गए। उसके लिए वो सालों से मतलब 7-8 साल से, 9 साल से, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसके बाद ही उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी। दूसरा है बिलीफ। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम नहीं मानते, हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो डॉक्टर जब दवाई देता है तो आपको पता होता है वो दवाई क्या करेगी, लेकिन आप खाते हैं। तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन करने के लिए मेरी बात मान के आप बस करते जाओ। विश्वास नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन करते जाइए। जब लगातार 25-30 दिन आपको हो जाएँगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें सडनली चेंज हो रही हैं। फिर आपको विश्वास होगा कि हाँ, मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने नीतू जी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जी, कंसिस्टेंसी से ही आगे बढ़ती है, और ये हमने सब जगहों पे सुनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितना जी। कंसिस्टेंट हाँ रहेंगे, जी। जितना बार-बार एक एक दोहा भी है कबीर का इसके बारे में, हुँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, हाँ जी। तो बस रसरियावत वही है। जाते सिल पर पड़ते सान। बिल्कुल जी। सही बात कही आपने, और साथ-साथ मैनिफेस्टेशन होएगा तो फिर बात अलग ही बन सकती है इस हाँ पे। जी। तो मैं इस पे जानना चाहूँगा नीतू जी, आज की डेट में हम लोग, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, उसके बाद भी उनको वो वाले रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो कि फाइनेंसिस को लोगों के, मैं खुद ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि मेहनत काफ़ी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको लाइफ कभी भी हिट करती है, उनके फाइनेंसिस पे हिट करती है। बाकी सब हुँ, चीज़ें ठीक रहती है, फाइनेंसिस पे एकदम से हिट कर हुँ, देती है। तो ऐसे क्या कोई ऐसी रेमेडी बताना चाहेंगे या कोई हुँ। ऐसा तरीका बताना चाहेंगे जिससे कि उनकी फाइनेंसिस थोड़े से ठीक हों लोगों के? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लॉकेज क्यों है? क्यों सबको उतना फाइनेंस नहीं मिल रहा? क्या ऊपर कमी पड़ गई है? या कुछ ऐसा है कि कुछ ही लोगों के पास सारा पैसा जा रहा है और बाकी लोगों के पास नहीं आ रहा? इसको एक एग्ज़ाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे मिली और मैंने आपसे बोला कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, तो आपने मुझे 1 कप चाय दे दी। अभी फिर थोड़ी देर बाद मेरा मन करा कि मुझे 1 कप चाय और चाहिए, तो आपने मुझे 1 कप चाय और दे दी। फिर मन करता है कि शाम को चलो यार 1 कप चाय और पी लेते हैं, तो आपके पास चाय की कमी तो है नहीं, मेरे माँगने बिल्कुल। में कमी है। मैंने माँगा, मुझे मिल गया। तो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि लोग माँगते ही नहीं हैं। उनको अपना पोटेंशियल पता ही नहीं है। वो बस खुश हैं कि हाँ, 2 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाए, 5 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाए एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। और यूनिवर्स में तो देने के लिए इतनी अबंडेंस है कि आप देखिए कितने बड़े-बड़े लोग हैं जो ज़ीरो से हीरो बन गए। लेकिन आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी, वो माँगना, वो डेस्परेशन वो है ही नहीं। तो जब तक आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है, तब तक आपको कैसे मिलेगा? चलिए, ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट। अब कुछ रेमेडीज़ और कुछ ब्लॉकेजेज़ मैं वास्तु के हिसाब से भी आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई तरीके से होती है। मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग रही है या किसी का सैलरी ब्लॉक हो गया है, दे नहीं रहा है उनका बॉस, या ये होता है कि पैकेज कम है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है घर में नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि अपॉर्च्युनिटी की दिशा है। अब अगर करियर में प्रॉब्लम है, आपको अपॉर्च्युनिटी ही नहीं आ रही या आपकी जॉब ही नहीं लग रही, तो जस्ट गो एंड वॉच योर नॉर्थ। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपके रेड कलर है, फायर एलिमेंट है, किचन है, तो डेफिनिटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए करना क्या है, नॉर्थ में ब्लू कलर कर दीजिए, वहाँ से फायर एलिमेंट को बैलेंस कर दीजिए, जो कि कोई वास्तु कंसल्टेंट आपको बताएगा कैसे करना है, खुद से नहीं करना है। क्योंकि अगर खुद से करा और कुछ भी गलत हो गया तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। दूसरा, पश्चिम दिशा गेंस की दिशा होती है। तो यदि आपके पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है, तो भी आपको ब्लॉकेज आएगी। तो उसके लिए भी आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट से ही संपर्क करके और काम कराना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियो देख के ना लोग खुद ही अपना वास्तु करने लगे हैं। तो उससे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वास्तु के केस में आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलके कंसल्टेशन लेके काम कराना चाहिए। और मनी ब्लॉकेज के लिए मैनिफेस्टेशन एकदम बहुत अच्छा काम करता है, उस पे आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई नीतू जी आपने। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपने डायरेक्शंस की बात बताई, तो ये डायरेक्शंस खुद ही से हम लोग जो अपने कंपास में करके देख सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरीका होता है वास्तु के हिसाब से अलग कुछ डायरेक्शंस देखने को मिलते हैं? जैसे आपने बताया कि किसी वास्तु एक्सपर्ट से हम कंसल्ट करें, तो क्या वहाँ से कुछ अलग चीज़ें निकल के आएँगी या फिर जो हम लोग नॉर्मल देखेंगे वैसे ही होगा? जनरली जो लोग नॉर्मल देखते हैं उनको 4 डायरेक्शन मेनली पता होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
जी या ज़्यादा कह देंगे तो 8 डायरेक्शन पता होती हैं, जी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जी। लेकिन हम महावास्तु वालों के पास 8 डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास 16 डायरेक्शन है। ओ और उन 16 डायरेक्शन को बारीकी से पता करने के लिए आपको प्रॉपर वास्तु का मैप बनवाना पड़ता है, जो कि आर्किटेक्ट ही बनाता है, ड्राफ्टमैन। तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टमैन को बुला के और अपना प्रॉपर वास्तु का ग्रिडिंग कराना चाहिए। अगर डिग्री ठीक नहीं ली, आपने खुद से ट्राई करके कंपास लेके आप 0 डिग्री नॉर्थ निकाल लेंगे, लेकिन इतना बारीकी से नहीं देख पाएंगे ना। तो अगर आपका मैप ही ठीक नहीं है, तो आप अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ड्राफ्टमैन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर मैप बनता है वास्तु का जी। अपने घर का और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो ये तो हम सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि हम सभी को पहले मैप्स देखने बनाने अपने हर घर का एक अलग अलग मैप होएगा, वो बनाया जाएगा, वास्तु एक्सपर्ट एक अलग मैप बनाएंगे और उसके बाद फिर जो रेमेडीज होंगी वो काम करना शुरू करेंगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोग काफ़ी सारे लोग जो अभी तक वास्तु की टिप्स ले रहे थे और उसके ऊपर काम कर रहे थे और अगर वो काम नहीं कर पा रही थी तो दिस कैन बी द रीज़न, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जी। तो नीतू जी, आज की डेट में काफ़ी सारे लोग मेरे, क्योंकि मैंने इतने सालों तक जॉब किया तो मेरा काफ़ी बड़ा सर्कल जॉब्स वालों का भी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की डेट में जॉब्स में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही है, कुछ लोगों की जॉब्स छूट जा रही हैं, कुछ लोगों को जॉब्स में प्रमोशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो उसमें ऑफ कोर्स उनकी अपनी-अपनी टेक्निक्स होती है जो उनको करनी चाहिए। पर आप क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जॉब्स में लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो और वो अपना फ्लरिश करें अपने-अपने जॉब में, प्रमोशन मिले, प्रॉपर इंक्रीमेंट मिले, ऐसी क्या चीज़ करें वो लोग? इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन टर्म्स ऑफ वास्तु, जो भी आप रेमेडी देना बताना चाहें। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3-4 चीज़ें मिलके काम करती हैं। आपका थॉट क्या है, हुँ, आपका बिलीफ क्या है, आप एक्शन क्या ले रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट तो सबको चाहिए, ग्रोथ सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन क्या आप अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप किस एनर्जी में हैं? मान लीजिए आप अमीरी की एनर्जी में ही नहीं हैं, रिचनेस की एनर्जी में ही नहीं हैं और आप अबंडेंस को फील ही नहीं कर रहे हैं और माँग रहे हैं कि मुझे 2 करोड़ चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना एक बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मैं वो कमाने के लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप कितना ही मैनिफेस्ट करते रहो कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, उससे नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मन की फीलिंग, अपने अंदर के बिलीफ पे काम करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको बाहर भेज दिया या बाहर आपको वर्क फ्रॉम होम मना हो गया, तो बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं जो परेशान हैं इस बात से कि भाई हमें नहीं जाना रोज़ ऑफ़िस, हमें बड़ी परेशानी होती है। तो जब आप एक लिमिट दे देंगे सामने वाले को कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगा? तो इसमें सबसे पहले इन 4 चीज़ों पे वर्क कीजिए। फीलिंग, बिलीफ, एक्शन एंड देन रिजल्ट। रिजल्ट फिर आपको 100% मिलेगा। तो आपको सिर्फ़ अपनी एनर्जी को अलाइन करना है उस थॉट के साथ कि आपकी जेब में भले आज पैसा नहीं है, आप बोलना शुरू कर दो कि मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत प्रमोशन मिल रहा है और उसके अलावा बर्थ चार्ट भी काम करेगा आपका। बर्थ चार्ट भी एस्ट्रोलॉजर से दिखाएँगे कि उसमें क्या दशा चल रही है, क्या महादशा, क्या अंतर्दशा, क्या गोचर, बहुत सारे पहलू हैं जिन पे विचार करना पड़ता है। और वास्तु में तो ऑब्वियसली पश्चिम दिशा, अगर पश्चिम दिशा में आपके वास्तु दोष है, तो आप कितनी भी ये सब कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। तो अगर जनरल रेमेडी की मैं बात करूँ कि किस तरीके से हम जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं या ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने घर की पश्चिम दिशा में अपना लॉकर लगाइए। मैनिफेस्टेशन की बेस्ट दिशा है पश्चिम, वहाँ पे लिखी हुई हर विश पूरी होती है और ये मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट से लिखवाई है और उन्होंने लिखा और रोज़ जाके उसको पढ़ा और कुछ ही दिनों में उनकी विशेज़ पूरी हो गई। और इसके साथ-साथ एक टेक्निक और भी है, दैट इज़ विज़न बोर्ड। आप अपने घर में पश्चिम दिशा में अपना विज़न बोर्ड बना के लगा दीजिए कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में या 2026 के एंड तक ग्रोथ करनी ही है। लेकिन वो एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि ग्रोथ मीन्स क्या? क्योंकि सबके लिए ग्रोथ का मतलब ही अलग होता है। किसी को 2 लाख में सैटिस्फैक्शन हो जाता है, किसी को 20 लाख में भी नहीं होता, किसी को 2 करोड़ में भी नहीं होता। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको ग्रोथ का मतलब क्या? उनको क्लियर टर्म्स में लिखिए। मान लीजिए आपको 50 लाख चाहिए, तो आप लिख दीजिए और रोज़ 30 दिन तक लगातार बोलिए कि मुझे 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। थैंक यू नीतू जी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने काफ़ी मनी की बात की, इनफ्लो की बात की, अब हम लोग थोड़ा रिलेशनशिप्स में भी जाते हैं। जी। आज की डेट में एक ये चीज़ चैलेंजेस हमने देखे कि रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। हुँ, लोग एक जो हस्बैंड वाइफ हों, चाहे घर में फैमिली हो, हुँ, अ,
बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं लोग, इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते हैं, अपने ही घर में एनर्जीज उनको नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। और बिल्कुल शादियां होते ही थोड़े टाइम के बाद ही बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं लोग, इस तरह की काफ़ी चीज़ें सुनने को मिल रही है। हाँ जी। तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज बताना चाहेंगे जिसमें कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा फ्लरिश कर सके और उनमें थोड़ा सा ज़्यादा हार्मनी आ पाए? देखिए मयंक जी, ये जो रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, ये आजकल ही क्यों आ रहे हैं? हमारे मदर फादर या पुराने जो लोग थे कुछ समय पुराने, क्या आपने कभी सुना कि डिवोर्स होते थे? कितनी प्रॉब्लम्स में और एक परिवार में हमारे पेरेंट्स रहे हैं और हमारे पुराने लोग रहे हैं, हमारे रिलेशन के लोग रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा इश्यू ही नहीं आया। तो अभी जो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, उसका मेन रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि डेस्परेट हो गए हैं हम। हर किसी को ना अपने अलग ही चैलेंजेस फ़ील हो रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस हो गई हैं, बड़ी सारी शर्तें हो गई हैं। तो अब वो शर्तें इतनी सारी हैं कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड तो हमारी ये चल रहा होता है कि हमें ऐसे नहीं करना, हमें साथ नहीं रहना, हमें जॉब भी करनी है, हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं। मतलब देयर आर सो मैनी लिमिटेशंस इन देयर माइंड। तो जब वो उन लिमिटेशंस के साथ मिलने जाते हैं तो उनके पास चॉइस तो वैसे ही बहुत कम हो गई। तो रिलेशनशिप, अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप बहुत लंबा वाला चले, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो जेन ज़ी है, उनके साथ तो ऐसा है ही नहीं। अभी तो एक नया टर्म आया है सिचुएशनशिप। यस, आई हर्ड अबाउट तो इट। अब आप सोचिए कि सिचुएशन के हिसाब से रिलेशन बन रहे हैं, तो कैसे चलेंगे? तो माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि हमें लॉन्ग टर्म निभाना ही नहीं है, हमें फैमिली के साथ रहना ही नहीं है। तो जब आप इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे ग्रो करेगी? अब इसमें वास्तु भी मैटर करता है, मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज भी मैटर करती हैं। वास्तु क्या मैटर करता है कि घर में कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये राहु की डायरेक्शन है और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप और पितरों की डायरेक्शन है। जब तक आपको पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक लीनिएज नहीं होगा, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। तो यदि आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गड्ढा है, सीपेज है और ओपन है, एंट्री है घर की, तो ये रिलेशनशिप का इशू देखने को मिलेगा। और मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और उस वजह से क्या हुआ कि अच्छे खासे रह रहे थे और जब वो उस घर में शिफ्ट हुए, मतलब 14 साल की शादी, नए घर में जाने के बाद जहां साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, शादी टूट गई। तो ये तो है कि वास्तु तो है ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें आजकल के बच्चों को ये समझाना चाहिए कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम करें और थोड़ा सा मैनिफेस्ट करके चलें कि ठीक है, हम आपस में काम करेंगे। और इनमें बड़ी सारी टेक्निक भी लगती हैं। अगर मान लीजिए आप रेमेडी की बात करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन की मेरे पास कई सारी टेक्निक हैं, जिनमें से एक है निकोला टेस्ला टेक्निक। इसमें Okay. क्या है, इसको बोलते हैं 369 टेक्निक। कि ओके। जो भी आपकी विश है, मान लीजिए आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, तो आप सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार, ऐसा कंटिन्यूअसली 43 डेज तक आपको करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, इसे निकोला टेस्ला ने बनाया था, इसलिए इसे निकोला टेस्ला टेक्निक बोला ओके। जाता है। तो ऐसा अगर आप लगातार 40, 45 दिन, 43 दिन करते हैं, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर वो हार्मनी वाली इंटेंशन आने लगेगी, आपके अंदर वो फॉरगिवनेस आने लगेगी और फिर धीरे-धीरे आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने नीतू जी, लेकिन इसमें एक छोटा सा चैलेंज यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके अंदर तो मान लीजिए हार्मनी वाली वो आ हाँ रही जी। है, फीलिंग आ रही है, बट जो आपका पार्टनर है उसके अंदर नहीं आ रही है वो, हुँ। तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको भी कुछ करने का? उसके लिए भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम्म। उसके लिए हम अट्रैक्ट, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, जब वो $1,000,000 अट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या वो सामने वाले के मन में एक आपके प्रति प्रेम और इज्जत अट्रैक्ट नहीं कर सकता? कुछ प्रयास आपको करने पड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, रोज नोट डाउन करना पड़ेगा, मेंटल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, वास्तु की रेमेडी करनी पड़ेगी और उसके बाद देखिएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। तो नीतू जी, कोई ऐसा छोटा सा कोई डेली रिचुअल है जो कि हम करें जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके रिलेशनशिप्स ठीक रहे, जो मनी इनफ्लो है वो भी अच्छा खासा बना रहे? कुछ ऐसे अगर आप टिप्स देना चाहें, डेली रिचुअल। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठ के 5 मिनट पहले अपने डे को प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठ गए और काम करने लग गए। हमने सोचा ही नहीं कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। सुबह उठिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। सबसे पहले जो भी भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए 8-10 रैंडम चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कीजिए। तो यूनिवर्स को ये संदेश मिल जाएगा कि नाउ शी इज़ फीलिंग ग्रैटिट्यूड, शी इज़ फीलिंग ब्लेस्ड। तो वो आपको और चीज़ों के लिए भी ब्लेस करेगा। साथ ही साथ जो मैं अपने घर में रेमेडी करती हूँ वो ये है कि सेज आता है, आप सेज को कपूर के साथ, लौंग के साथ स्मजिंग कीजिए
उसका धुआं अपने घर में अपने बच्चों के साथ करिए, तो उससे भी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं और पॉजिटिव ऑरा आपको डेफिनेटली मिलता है। दूसरा, अपने घर के टॉयलेट में समुद्री नमक ज़रूर रखना शुरू कर दिए, क्योंकि टॉयलेट राहु की दिशा है, तो राहु के इन्फ्लुएंस को वो कम करेगा। बाथरूम का गेट हमेशा बंद रखिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल रिचुअल्स में सबको करनी ही चाहिए। बहुत अच्छी नीतू जी। इसके साथ साथ आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक ट्रेमेंडस टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि पानी की आपने बॉटल ली और जो भी आपकी इंटेंशन है, ये जो भी आप चाहते हैं उसमें बोल दीजिए और पानी को पी लीजिए। पानी सुनता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जापान के, जिन्होंने इसको एक ट्रायल करने के लिए क्या करा, 2 कांच के गिलासों में पानी लिया। एक पे लिख दिया लव और एक पे लिख दिया हेट, और दोनों ग्लासों को फ्रीजर में रख दिया। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया, नेक्स्ट डे उन्होंने देखा, तो जो हेट जिस ग्लास पे लिखा था वो ग्लास चटक गया, और जो लव लिखा था उस पे एक छोटी सी हार्ट की आकृति बन के आ गई माइक्रोस्कोप से जब देखा तो। राइट। तो मतलब जब ये एनर्जीज ऐसे काम करती हैं कि आपने केवल लिख दिया और आप उसे पी रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रोज रात को अपने पास में एक बॉटल रखिए कांच की, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको मनी चाहिए, करियर चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चाहिए उस बॉटल पे लिख दीजिए। इसको हम बोलते हैं मैजिक वाटर। और सुबह उठ के उस पानी को आप पी लीजिए, तो वो एनर्जी जो आप चाहते थे रात भर उस पानी में आ गई और सुबह आपने उसको पी लिया। तो बहुत अच्छा उपाय है ये भी। वेरी नाइस। ये तो बहुत ही अच्छा, और ये कोई ज्यादा मुश्किल भी कठिन भी नहीं नहीं है, है, मुश्किल भी बिल्कुल। नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। रात हाँ में जी। बस लिख के रखना है, हम्म। या केवल लिखने के बजाय सोच भी सकते हैं कि अब कि अगर उसके बारे में सोच के रात में रख लिया बॉटल में, या उसके सामने 1-2 बार बोल दिया और फिर सुबह पी लिया, या फिर लिखना जरूरी है? लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हर सेकंड में ना जाने कितने मिलियन थॉट्स आ जाते हैं। तो वो हाईली एकदम से, जो आप पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट में हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी आप किस थॉट में हैं। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है आपके, है ना? तो लिख देंगे तो वो क्लियर इंटेंशन हो जाएगी। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीतू जी, आज की डेट में हमने देखा कि हर एक एज ग्रुप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है एंग्जाइटी का। स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत सारे लोग फेस करते हैं। वो चाहे छोटे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, या फिर बड़े बुजुर्ग हों, या फिर जो मिडिल एज के लोग हों। तो उसको उसको ये क्या, ये भी एक किसी प्लैनेट से रिलेटेड होता है, या फिर इसको भी हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करके या वास्तु से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? वास्तु से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जिनको ऐसा लगता था रात में जैसे बांसुरी की आवाज़ आ रही है। तो लोग ना क्या करते हैं कि रैंडम पेंटिंग्स उठा लाते हैं, आर्ट वर्क उठा लाते हैं, और उनको पता नहीं होता कि ये पेंटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या असर जा रही है ना? तो हमारा एक तो माइंड होता है नॉर्मल, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या चल रहा है, या कोई भी पेंटिंग आपके सामने रखी है तो वो हमारे माइंड पे क्या असर कर रही है, ये हमें नहीं पता चलता। तो जो वो क्लाइंट थे, उनको ऐसा लगता था जैसे रात में मुझे कुछ म्यूजिक जैसा सुनाई देता है। तो उन्होंने मुझे वास्तु के लिए बुलाया अपने घर। तो मैंने जब जाके देखा तो उनके बेडरूम में एक पेंटिंग थी, जिसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, और वो लगी हुई थी नेगेटिव जोन में। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही उनके लिए एंग्जाइटी का कारण बन गए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव जोन में होती तो उनको एंजॉयमेंट होता, अच्छा लगता, क्योंकि हर चीज की यूटिलिटी अलग है। जैसे आपके घर में जो भी चीजें हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो अब वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगे हुए थे, जो कि एंग्जाइटी की दिशा है। तो जैसे ही वो एंग्जाइटी की दिशा में लगे, तो उन्होंने उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, बहुत सारी दवाइयां भी खाई, लेकिन उनका वो नहीं हटा। तो हमने जब जाके देखा, नक्शा बनवाया, वास्तु विजिट करी, तो जैसे ही वो पेंटिंग हटाई, नेक्स्ट डे से उनको आवाज आनी बंद हो गई। तो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैनिफेस्टेशन, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये तो बिल्कुल मैजिकल जैसी चीज लग रही है कि वहां जी। पे लगाई थी एक पेंटिंग, और उसकी वजह से उनको सुनाई पड़ रहा था, और वहां से हटाई तो वो चीज ठीक हो गई। हाँ जी, ये तो डायरेक्ट हमें देख रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है इसका। डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है जी। वेरी नाइस। तो नीतू जी, अब ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी घर में या ऑफिस में अगर कहीं का वास्तु ठीक नहीं है, आपको पता चल गया मान लीजिए कि वास्तु ठीक नहीं है, तो सबसे पहले कौन से डायरेक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहले कौन से डायरेक्शंस के ऊपर काम करना चाहिए कि वो चीजें ठीक हो, तो फिर बाकी वो बेस बन जाए, बाकी उसके ऊपर बाकी चीजें करें? हाँ जी, देखिए वास्तु में जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, वैसे तो सारी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे जीवन में प्रॉब्लम्स है ना, तो कोई मान लीजिए कि करियर की प्रॉब्लम है तो अलग डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप है तो अलग डायरेक्शन देखेंगे, हेल्थ है तो अलग है, लेकिन उन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर आपकी प्योर है, क्लीन है, तो फिर आपको काफी हद तक खुश हो जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का हेड होता है,
फिर आप कुछ भी कर लो, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रीमिसेस जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्लियर है वहीं रहना चाहिए, चाहे वो किराए का है, चाहे रेंटेड है, चाहे आपका है, चाहे कैसा भी है। नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष को नकारा नहीं जा सकता। तो नॉर्थ ईस्ट एक पूरा डायरेक्शन होता है, या फिर कई लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में तो एक कोना होता है, या फिर पूरा डायरेक्शन पूरी वॉल भी हो सकती है, या एक प्रॉपर क्या होता है नॉर्थ ईस्ट? जब हम मैप बनाते हैं ना तो एक सर्कल बन के आता है, राइट। तो वो एक मैप बन के आता है। तो वो उस मैप में क्या होता है कि एक घर को, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसको 16 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो आउटर से लेके इनर सर्कल तक जहां तक वो पूरा एरिया आ रहा है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट है। वो वॉल भी हो सकती है, वो कॉर्नर भी हो सकता है और सेंटर भी हो सकता है। तो वो एरिया पूरा वी शेप में होता है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट प्योर हो, घर का सेंटर ठीक हो, तो काफी हद तक आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो नीतू जी, जो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता, रेंट पे रहते हैं, या फिर घर उनका कहीं और है, किसी दूसरे शहर में रेंट पे रह रहे हैं, तो क्या रेंटल हाउस में क्या ये वास्तु रेमेडीज पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। घर के साथ तो आपकी एनर्जी 21 दिन में अलाइन हो जाती है। आप अगर किसी होटल के रूम में भी 1 महीना 40 दिन रह जाते हैं तो वहां की वास्तु से भी आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है। तो रेंट पे हो या आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वास्तु का थोड़ा बहुत ध्यान, बेसिक ध्यान तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है नीतू जी, आगे बढ़ते हैं इस बारे में। अगर हमारे व्यूवर्स को आप कोई ऐसी रेमेडीज बताना चाहें, 3 या 4 रेमेडीज जो कि उनके करियर के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए और उनकी फैमिली लाइफ के लिए, सब चीज़ों के लिए काम करें, तो कुछ अगर आप ऐसा बताना चाहें, इट विल बी रियली गुड। देखिए, मैं तो इस समय यूनिवर्सल एनर्जी पे बहुत विश्वास करती हूँ और लोगों का कहना ऐसा है कि एनर्जीज, इट्स नॉट एनर्जीज, इट्स एनर्जी। ओके। एनर्जी तो एक ही है, जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा किसी भी जानवर के अंदर है। कहते हैं ना कि आत्मा एक है और ब्रह्म से मिलने के बाद ही एक हो जाना है सबने। तो गीता में ये सब लिखा हुआ है कि अर्जुन से श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि इस पिलर में भी मैं हूँ, कौरव में भी मैं हूँ, पांडव में भी मैं हूँ, तो सिंगल है। ऐसे ही जो सरदार हैं तो उनका भी एक ही एनर्जी है, वो ऐसे नहीं कहते हैं कि बहुत सारे हैं। अल्लाह है तो वो भी सिंगल एनर्जी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात की गई है तो वो भी एक ही एनर्जी है। तो हमें क्या करना है, बस उस एनर्जी को पहचानना है और उसके साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है। डाउट नहीं लाना मन में, और जब डाउट आ गया ना फिर वो काम नहीं होगा। तो 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगी जो आपको करनी है रेगुलर बेसिस पे। सुबह उठिए, अपना डे प्लान कीजिए। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना है कि मान लीजिए आपने किसी को एक फ्लावर दिया और उसने थैंक यू बोल दिया तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। और राइट। छोटी सी गलती पे किसी ने सॉरी बोल दिया तो आपको कितना अच्छा लगता है कि चलो माफ कर देते हैं। तो आई एम सॉरी, थैंक यू, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रेगुलर आपको अपनी प्रैक्टिस में यूज करने हैं। उससे आपको बहुत लाइट फील होगा। जिस फ्रीक्वेंसी में आप होंगे उसी फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करेंगे। आप मुझे ये बताएं, यदि इस समय आप गुस्से में हैं और आप चाहते हैं कि मिरर में आपकी हंसती हुई इमेज आ जाए तो क्या आ जाएगी? नहीं आएगी। तो उस हंसती हुई इमेज को प्राप्त करने के लिए आपको हंसना पड़ेगा ना। यस। तो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, जिस जगह आप जाना चाह रहे हैं उस वाइब्रेशन को आपको अभी से फील करना है। तो कुछ लोग कहेंगे जब है ही नहीं तो कैसे फील करें? अरे भाई, मेरे कहने से फील तो करो। जब आप उसे फील करना शुरू करेंगे तो आपको वो एनर्जी डेफिनेटली मिलेगी। तो जी, आज की डेट में मैनिफेस्टेशन के नाम पे बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, मैंने देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से मेजर मिथ्स हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, जिससे कि लोगों के वो मिथ दूर हों। देखो, सबसे पहला मिथ तो ये है कि लोग मांगने से पहले सोचते हैं कि क्या ये मुझे मिलेगा? मैं कहती हूँ मिलेगा। तो आप माँग के तो देखो। देखो, जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है और उनके अच्छे नंबर आते हैं तो सबसे पहले दौड़ के भगवान के पास जाते हैं कि थैंक यू गॉड, इतना सब कुछ मुझे देने के लिए, इतने अच्छे मार्क्स देने के लिए। क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मुझे 90 प्लस मिलेगा, है ना? लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम वो माँग ही नहीं रहे। हमें तो सिर्फ़ 1 ग्लास पानी की प्यास है, हमने पानी पी के प्यास बुझा ली। हमें और चाहिए ही नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है, आप माँग के तो देखो, क्या पता बकेट मिल जाए आपको। माँग के तो देखिए। तो यूनिवर्स से आपको कंसिस्टेंटली बेग नहीं करना, अपना हक माँग रहे हैं आप। हर आदमी यहाँ पे अमीर होने के लिए आया है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो इतने अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोगों के पास वही 2 रोटी है। आपने देखा होगा ना, जनरली लोग क्या कहते हैं, बस क्या करना ज़्यादा का, 2 रोटी मिल जाए बहुत है। ज़्यादा हमें करना क्या, किसके लिए करना? करना है। एक तरफ तो परेशान है कि हेल्थ नहीं है, फिर कहते हैं कि हमें करना क्या? आप यूनिवर्स से माँग के देखिए, आपको मिलेगा। दूसरा, सेल्फ डाउट। दूसरा मिथ ये है कि लोगों को अपनी वर्थ ही नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे पहले ज़माने के लोग बच्चों को कहा करते थे ना, अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बोलते हैं उड़ना सिखाओ बच्चों को।
तो अपनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और एनर्जीज को अलाइन कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वो कीजिए, आपको मिलेगा। दूसरा, थॉट प्रोसेस फ्रीक्वेंसी हाई रखिए हमेशा। मैं आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल बताती हूँ। जब वो इंडस्ट्री में नए नए आए थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो उस समय वो किंग नहीं थे। उस समय वो एक एपिसोड चलता था सर्कस नाम से, आई हाँ थिंक। जी। तो उनको अलग से ग्रीन रूम नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने फिर भी उस ग्रीन रूम के ऊपर लिख दिया किंग खान। और बाकी सारे लोगों से वो कहते थे, आओ मेरे रूम में आके सब लोग तैयार हो, रेडी हो, रिहर्सल करो। और आज आप देख लीजिए, बॉलीवुड के किंग तो वही हैं। दिलजीत दोसांझ को लीजिए, उन्होंने शुरू में वो लोग छोटे छोटे फंक्शन किया करते थे, है ना, लेकिन बाद में एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि ये क्या पागल है, क्या कर रहा है ये। तो उन्होंने बोला कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरे सामने 2000 लोग बैठे हैं, और आज देखिए वो कितने पॉपुलर हैं, देश विदेश में कितना अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन के जो मिथ है ना कि हमसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हमसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। हमें अपने बिलीफ को मजबूत करना है, और जहां हमें जाना है उस टारगेट पे निगाह रखनी है, और उसी फ्रीक्वेंसी में आज रहना है। तो ये मिथ बिल्कुल नहीं करना है किसी को। और कोई ऐसा मैं बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात बताई आपने। शाहरुख खान और दिलजीत की बात कर ली तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे और उसको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। कोई और ऐसा मैथ हो जो कि बर्स्ट करें आप? एक मिथ है फेक इट टिल यू मेक इट, कि अभी मिला नहीं है लेकिन हमने उसकी नकल करनी शुरू कर दी। मैंने फील सुना करना है, शुरू कर दिया। फील करना शुरू कर दिया उसको। हम अभी से फील कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास वो है। कि कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप जाके 5 स्टार में बैठ के वहाँ कॉफी पी के तो देखो कि वहाँ कटलरी कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ कैसा म्यूजिक चल रहा है। तो जब आप उस एनर्जी में जाएंगे, जब आप उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उस चीज के लिए। 2 बार, 4 बार, 10 बार जब आप वहां जाने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी उस माहौल में रहने की। तो फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक ठीक है नीतू जी आपने अभी कुछ फील थॉट बिलीव के बारे में आपने कुछ बात करी थी, उसके बारे में वो काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही थी। क्या उसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा फील करना शुरू कीजिए, अपने आसपास की चीजों को विजुअलाइज देखना शुरू कीजिए। अब जब हम यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि यहाँ इतने सारी पोस्टर लग रहे हैं, इतने सारे स्टैचूज लग रहे हैं। हर चीज को माइन्यूटली विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप फील करेंगे उतना ज्यादा आपको वो चीजें मिलेंगी। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कार ऑल्टो चलाएं या वेलफायर चलाएं, एफएम तो सब में सेम ही बजता है ना। बिल्कुल सही। तो बस आपको ट्यून करना होता है। जैसे ही आप ट्यून करते हैं 93.5 आपका चल गया, और उस पे जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो आपके प्ले हो जाते हैं। अब आप ट्यून कर रहे हैं कोई और चैनल और चाह रहे हैं किसी और चैनल के गाने सुनना, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फील करना शुरू कीजिए। इसको करने के लिए एक तरीका बताती हूँ। अगर आप दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो हर 4 घंटे के बाद एक अलार्म सेट कीजिए और देखिए कि आप किस मोड में हैं, आप किस फ्रीक्वेंसी में हैं। क्या आप नेगेटिव हैं या आप पॉजिटिव हैं? अगर आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जब बार बार आप अपना पैटर्न चेक करेंगे एक हफ्ते के बाद, तो आपको दिखेगा कि दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो वो पॉजिटिव आएगा कैसे आपके पास? तो अपने पैटर्न को पहचानिए कि आपकी बॉडी का पैटर्न क्या है, आपके माइंड का पैटर्न क्या है, और फिर उस पैटर्न को चेंज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि पैटर्न ही नहीं पता, रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, रैंडम कुछ भी मांग रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कीजिए यूनिवर्स के साथ, फिर आपको ये फील थॉट बिलीव वाला पैटर्न समझ में आएगा। राइट। तो नीतू जी अगर कोई आप एक ऐसा मैसेज देना चाहे हमारे सारे के सारे व्यूअर्स को जो कि हर व्यूअर हर इंसान अपनी लाइफ में फॉलो कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वो क्या होगा? सेट योर गोल्स क्लियरली। अपने गोल को क्लियरली सेट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं। जब पर्पस। तक पर्पस, व्हाट इज लाइफ पर्पस? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करने आया है और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक्सपर्टीज भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो पहले तो अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करेंगे तभी अचीव होगा। क्योंकि आप जब कहीं घूमने जाते हैं ट्रेन में तो टिकट लेके जाते हैं ना, या यूं ही रैंडम ट्रेन में बैठ जाते हैं कि कहीं भी चलते हैं? टिकट ही नहीं है आपके पास, आपको जाना कहाँ है? तो अपने जीवन का टिकट ले लीजिए। इसका कोई तरीका थोड़ा सा और इलैबोरेट करें इस पे? आप अपनी हॉबीज को चेक कीजिए, आपकी हॉबी क्या है। या किसी का, मान लीजिए मेरी हॉबी थी लोगों से बात करना, मैं शुरू से ही काउंसलर रही हूँ,
तो धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आई। अब मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो आप अपनी हॉबी पहचानिए, अपना गोल पहचानिए कि आप किस लिए आए हैं। तो जब आप अपनी हॉबी पे वर्क करेंगे, उससे आप अपनी अर्निंग बना लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। राइट राइट। नीतू जी, आज की डेट में कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि हो पोनो पोनो कुछ इस तरीके से भी कोई चीज़ है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, ये एक आदिवासी टेक्नीक है और ये मैं उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया भी है इसके बारे में। इसमें जनरली अपनी वाइब्रेशन को कूल डाउन करना है पहले तो। हालाँकि आप करियर, हेल्थ, मनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरे कहने से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें केवल 4 फ्रेजेज़ हैं, 4 लाइन्स हैं। उनको आपको दिन में 108 बार रिपीट करना है। उससे क्या होगा कि आप एक शांति वाली परिस्थिति में आ जाएँगे। शांति वाली वेवलेंथ में आ जाएंगे और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ वो 4 लाइनें क्या हैं। वो लाइन्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अपने को ही बोलना है पहले आपको। ये 4 लाइन्स का एक सेट 108 बार जब आप बोलेंगे तो आप एक ऐसी वेवलेंथ में आ जाएंगे कि आपका दिमाग शांत हो जाएगा और जब शांत दिमाग होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा मैनिफेस्ट कैसे करें, ग्रेटिट्यूड कैसे करें, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 लाइनें बोलिए 108 टाइम्स, उसके बाद शांत हो जाएंगे। शांत होके फिर आप कुछ भी डिमांड कर सकते हैं यूनिवर्स से। बहुत ही अच्छा। आई एम सॉरी, आगे कौन सी प्लीज लाइन? फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और और बहुत ये आसान भी है, बहुत आसान भी है है, तो। कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं इसको। तो एक हम्म, तरीके से हम अपनी खुद की एनर्जी के साथ इससे प्ले कर रहे हैं। राइट। हालांकि इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स भी हैं करने के लिए, हम्म, यिंग यांग एनर्जी है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अब उसकी बात करने बैठ जाएंगे तो पूरा पॉडकास्ट उसी में निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके लिए भी एक पॉडकास्ट अलग से करेंगे। बिल्कुल आपसे करेंगे। मिलने का दोबारा से अवसर मिलेगा बिल्कुल और करेंगे ज़रूर हम करेंगे। जी। तो थैंक यू सो मच नीतू जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी रेमेडीज़ दी और हम उम्मीद करेंगे हम आपसे दोबारा जल्दी ही मिलें और एक और पॉडकास्ट करें इस पर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच नीतू जी। आज की कॉन्वर्सेशन का एक सिंपल सा सार अगर मैं निकालूं तो वो ये है कि यूनिवर्सल हमेशा काम कर रहा है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं या नहीं। आज हमने नीतू जी से जाना कि सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, इंटेंशन, एनर्जी, स्पेस और बिलीव सबका अपना अपना रोल होता है। छोटी छोटी चीज़ें, घर का एक एक कोना, रोज़ का एक थॉट या एक सिंपल रिचुअल कभी कभी बड़े बदलाव की शुरुआत भी बच जाते हैं। अगर आज की बातों में कोई एक चीज़ भी आपके मन को छू गई हो तो शायद वही आपका नेक्स्ट स्टेप है। अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस एरिया पे काम करना चाहते हैं, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स या फिर मेंटल पीस। और अगर ये एपिसोड आपको वैल्यू दे पाया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए बस एक शेयर का ही फासला होता है। एक बार फिर बता दूं, मेरा नाम है मयंक आहूजा और आप देख रहे थे द ह्यूमन क्वोशंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए सवाल और शायद एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।